मी भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक नारी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता है, लेखिका वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा आपको पढ़कर सुना रहे थे। श्रृंगारिकता के विकास से हानि पूरे समाज को। पृष्ठ 33 से पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। नारी यदि विकसित हो तो पुरुष अहंकार उसकी हर बात ज्यों की त्यों स्वीकार न करने के रूप में आहत हो सकता है, और इस छोटी सी बात के लिए पुरुष वर्ग नारी को अविकसित ही देखना अधिक पसंद करता है। दिखने में यह बात भले ही छोटी सी लगती हो, पर अहंकार की भावना इतनी प्रबल और दुष्ट है कि वह बड़ी से बड़ी हानि की भी परवाह नहीं करती। रावण और कंस जैसे दैत्यों से लेकर चंगेज खां, मोहम्मद गौरी और हिटलर तक इतिहास के कलंकित व्यक्तियों ने केवल अहंकार के वशीभूत होकर बड़े बड़े अत्याचार किए और उत्पात मचाए। इनका अहंकार विवेक को पूरी तरह समाप्त कर चुका था, पर सामान्य जन तो अहंकार की अपेक्षा लाभ और उपयोगिता के पक्ष को महत्व देते हैं। यदि विचार पूर्वक सोचें तो निश्चय ही उन्हें अपनी राजनीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। व्यक्तियों से ही वर्ग और समाज बनता है, पर समूह की दृष्टि से देखा जाए तो वहां अहंकार के अतिरिक्त स्वार्थ भी कारण रूप में विद्यमान मिलेगा। उदाहरण के लिए कलाकार इस स्वार्थ के कारण स्थिति को यथावत बनाए रखना चाहता है कि उसे नारी को अश्लील और भद्दे रूप में उभार कर व्यावसायिक लाभ कमाने की छूट मिले। लेखक, चित्रकार, मूर्ति शिल्प, गायक और अभिनेता आदि सभी इस वर्ग में आ जाते हैं जो नारी के शरीर को खिलौना बनाकर पेश करने में अपना लाभ देखते हैं, और दोनों हाथों से धन बटोरने की संभावना भी। व्यापारियों को तो अपनी वस्तुओं के प्रचार का सस्ता उपाय मिल जाता है, और अर्धनग्न देह के चित्रों सहित प्रचारित की जाने वाली वस्तुएं लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। समाज इसलिए चुप रहता है कि लोगों में असंतोष की भावनाएं वैसे भी बढ़ रही हैं। नारियों में जागृत आई तो वे भी अपनी स्थिति से असंतुष्ट हो उठेंगी। यहां तक कि स्वयं नारियां भी इसी स्थिति में अपना भला देखती हैं। वे समझती हैं पिंजरे में बंद ही सही, पर निश्चिंत तो रहती हैं। सारी जिम्मेदारियां, सारे उत्तरदायित्व और सभी बाहरी कार्य पुरुष निपटा लेता है। स्वयं की शमशान शांति को क्यों भंग किया जाए, और क्यों मुक्ति व जागरण की गुहार मचाई जाए। जो भी हो, समाज का हर वर्ग, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री, चाहे व्यापारी हो, नौकर पेशा, चाहे लेखक हो, चाहे चित्रकार, इस विडंबना को यथावत चलने देने में ही अपना स्वार्थ अनुभव करते हैं। अपने अहम को तुष्ट करने की यह स्थिति बदली जानी चाहिए, तथा नारी की क्षमता और शक्ति का उपयोग समाज को आगे बढ़ाने में करना चाहिए। कहा जाता है कि नारी का प्रधान कार्य क्षेत्र घर और पुरुष का बाहर। नारी का कार्य क्षेत्र घर और पुरुष का बाहर है, पर यह कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, न ही इसमें नारी को बंधनों से जकड़ने की गुंजाइश। सुविधा और व्यवस्था की दृष्टि से ही वह कार्य क्षेत्र का विभाजन किया गया।
मित्रों, आवश्यकता पड़ने पर पुरुष भी घर का काम कर सकते हैं और स्त्रियां भी आजीविका उपार्जन में लग सकती हैं, लेकिन दोनों ही वर्गों के लिए एक दूसरे के काम में हाथ बटाना अशोभनीय और लज्जाजनक सा समझा जाता है। घरेलू नौकर के रूप में भोजन बनाने, बर्तन साफ करने तथा बच्चों को खिलाने वाले पुरुषों की बात जाने भी दें तो भी सामान्य व्यक्ति पत्नी की हारी बीमारी में घर का काम करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। बात यह नहीं है कि काम बुरा है, पर पुरुष के मन में नारी के प्रतिहीन दृष्टिकोण जमा हुआ है, इसलिए उसके काम भी छोटे दिखाई देते हैं और इसी कारण कई असुविधाएं होने के बावजूद भी पुरुष घरेलू काम करने से कतराते दिखाई देते हैं। इसी प्रकार आवश्यकता या किन्हीं कारणों से महिलाएं जब घर से बाहर कदम निकालती और पुरुष के कार्य क्षेत्र में पदार्पण करती हैं तो भी उन्हें उपहास की दृष्टि से देखा जाता है। लोग कहने लगते हैं आज के जमाने में महिलाएं पुरुषों की प्रतिद्वंदी बन गई हैं और इन्हें पीछे खींचना चाहती हैं। जिन महिलाओं में वस्तुतः इस तरह की मनोवृत्ति हो उसकी बात अलग हो, पर व्यवस्था या आवश्यकता की दृष्टि से जो स्त्रियां स्वावलंबी बनने का प्रयत्न कर रही हों उन्हें निरुत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। न ही यह सोचना चाहिए कि यह कार्य केवल पुरुषों की जायदाद है और स्त्रियों के में नाम मात्र की भी प्रतिभा योग्यता नहीं है, वे स्वावलंबी हो ही नहीं सकती। मित्रों, दास युग की इस बड़ी मान्यता ने समाज को बड़ी हानि पहुंचाई है। जब नारी को अयोग्य, निर्बल, आश्रित और असमर्थ मान लिया गया हो अथवा बना दिया गया हो तो अवरोध न केवल नारी के आगे बढ़ने में उत्पन्न होगा वरन उसका असर समूचे समाज पर पड़ेगा। बोझ भार से लगाकर पंगुता का अभिशाप केवल नारी को ही नहीं पूरे समाज को, जिसमें पुरुष वर्ग भी आ जाता है, उसे ही भोगना पड़ेगा। यह एक छोटा सा उदाहरण लिया जाए। बाजार से घरेलू उपयोग का रोजमर्रा का सामान, साग सब्जियां, मसाले आदि स्त्रियां खरीद कर ला सकती हैं, पर परंपरागत रूप से पर्दा रखने वाले परिवारों में यह काम पुरुषों को ही करना पड़ता है। एक तो अधिक कोई काम न होने से महिलाएं खाली रहती हैं, उनका भी समय नष्ट होता है। दूसरे, पुरुष को उपार्जन के अतिरिक्त बाहर से आवश्यक सामान लाने में भी अपना समय खपाना पड़ता है। बर्बादी दोनों के ही समय की होती है और कारण इतना मात्र कि स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, चूंकि इसी में वहां कुलीनता सुरक्षित समझी जाती है। मित्रों, इसी प्रकार सुशिक्षित और योग्य महिलाएं चाहें तो अपने बच्चों को स्वयं पढ़ा सकती हैं, उनकी ठीक प्रकार से देखरेख कर सकती हैं, पर कन्या शिक्षा को अनावश्यक समझने के कारण अधिकांश घरों में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं रहती। घर का कामकाज और बच्चों की देखभाल तो वे कर लेती हैं, पर निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उनके इन कार्यों में अभीष्ट दक्षता परिलक्षित होती होगी या बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ उनके निर्माण की आवश्यकता भी पूरी हो जाती होगी। मित्रों, स्त्रियों में योग्यता का अभाव इन विडंबनाओं का कारण नहीं है। स्त्रियां योग्य हैं और पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वे समाज निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण के कार्य में भाग ले सकती हैं। तथ्यों पर दृष्टिपात किया जाए तो इतिहास के पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने ही अधिक उल्लेखनीय कार्य किया।
स्वतंत्र रूप से तो वे अपनी प्रतिभा तथा क्षमता का उपयोग करती ही रही हैं। युग की दिशा को मोड़ने वाले महापुरुषों के निर्माण का श्रेय भी उनकी माताओं को दिया जाता है और उन महामानवों की अपेक्षा उनकी माताओं को ही अधिक प्रशंसा योग्य पाया जाता है। साथियों, सामाजिक दृष्टि से देखें तो मालूम पड़ेगा कि जिन देशों में स्त्रियों को मनुष्योचित अधिकार मिले हुए हैं, वे वहां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में लगी हुई हैं और उनमें भी कुछ क्षेत्र स्वयं महिलाओं ने संभालकर पुरुषों को राष्ट्र के अन्य मोर्चों पर निश्चिंतता पूर्वक काम करने जैसी परिस्थितियां बना दी हैं। युगोस्लाविया की महिलाएं उस देश की कृषि व्यवस्था संभालती हैं और पुरुष कारखाने, दफ्तर, फौज का काम देखते हैं। उन्हें खेती या पशुपालन जैसे काम देखने की जरा भी जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार रूस, चीन आदि देशों में महिलाएं राष्ट्रीय संपदा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। रूस में शिक्षा व्यवस्था अधिकांशतः महिलाओं द्वारा ही संचालित की जाती है। स्कूलों, अस्पतालों एवं स्वास्थ्य संस्थानों में पुरुषों की संख्या बहुत कम रहती है। जापान की महिलाएं घरेलू उद्योग धंधों का विकास करने में पुरुषों से एक कदम पीछे भी नहीं हैं। वे जापानी अर्थव्यवस्था की इस रीढ़ को मजबूत बनाने में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संलग्न हैं। जर्मनी में भी कल कारखानों को संभालने के लिए महिलाएं पुरुषों, इंजीनियरों, व्यवस्थापकों और कारीगरों के समान ही योग्य सिद्ध हो रही हैं। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में दुकानें चलाने और उत्पादन की विक्रय व्यवस्था के लिए महिलाएं पुरुषों से कम योग्य सिद्ध नहीं होती, ना हुई हैं। मित्रों, दूर क्यों जाएं? दूर क्यों? अपने ही देश के उन प्रांतों तथा क्षेत्रों में जहां महिलाओं पर अपेक्षाकृत कम प्रतिबंध है, महिलाओं की योग्यता का लाभ पूरे परिवार को ही नहीं, समाज को भी संपन्नता, समृद्धि और विकास के रूप में मिले हैं। कहने का अर्थ यह है कि अहंकार या स्वार्थपरता के कारण नारी के विकास में रुकावटें डालना अनुपयुक्त है, अनुचित है। यह बात पूरे समाज को नोट कर लेनी चाहिए। नोट कर लेनी चाहिए कि नारी को साथ लिए बिना नर रंच मात्र भी आगे नहीं बढ़ सकता, न समाज ही प्रगति कर सकता है। इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। इसी संदर्भ में पृष्ठ 38 से सुनते रहिए। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए। ओम।